स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। शायद जितनी मेरी उम्र होगी उतना उनका पत्रकारिता का अनुभव। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज श्री रविंद्र जैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आपका इतने वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है, आपने अनेक उतार चढ़ाव देखे, सरकारें आपने बदलती हुई देखी, बनती हुई देखी, सारी चीज़ें आपने देखी। वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, आप क्या मानते हैं सर कि कितना अपने दम पर सरकार आई या क्या फैक्टर्स थे जो बीजेपी को रिपीट हुई? देखिए, ये तो जनता का फैसला है। जनता ने जो निर्णय दिया वो हुआ, और मध्य प्रदेश के सरकार के जो काम रहे हैं, खासकर मैं ये मानता हूँ कि शिवराज सिंह जी की जो लाडली बहना योजना है उसका बहुत बड़ा असर था। शायद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी इतना अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा असर होगा कि 163 सीटें आएंगी। तो निश्चित तौर पे जनता ने उनको कहते हैं ना छप्पर फाड़ के दिया, और मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह जी की जो नीतियाँ रही हैं उसको जनता ने स्वीकार किया और उसको अपना मतदान दिया है। तो सर जब शिवराज सिंह जी की नीतियाँ सही थी तो क्या पुनः शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री रिपीट नहीं करना चाहिए था पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम पत्रकार क्या करेंगे। हमारा ये कह रहा है सीधा कि भाई शिवराज जी को 20 साल लगभग 16-17 साल हो गए थे, अब उन्हें नेतृत्व परिवर्तन करना था तो उन्होंने किया। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। यदि आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में जब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उनका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में रखी थी, तो मैंने ही उनसे सवाल पूछा था। वो तमाम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि शिवराज जी इतने मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, तो यदि बहुमत मिलता है आप उन्हें सीएम बनाएंगे? तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था, कहा था कि हमारी पार्टी का जो निर्णय वो आप क्यों कर रहे हो, हमारे जब समय आएगा तो हम निर्णय करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो निर्णय लिया कि शिवराज जी की अगली भूमिका क्या होगी, ये भी केंद्र निर्णय लेगा। फिलहाल उन्होंने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। सर आपने लाडली बहना योजना की बात करी। लाडली बहना योजना में एकमुश्त राशि महिलाओं को दी जाए। क्या आपको लगता है कि इस बहाने देश में एक ऐसा थोकिया वोट बैंक तैयार करने की परंपरा चल पड़ी है जो जब तक पार्टी के साथ रहेगा जब तक उसको मिल रहा है? जैसे कि कर्नाटक में उन्होंने 5 गारंटियां दी, केजरीवाल जी दिल्ली में अपनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो वहां से आम आदमी पार्टी दिल्ली से रिप्लेस नहीं हो रही। कर्नाटक में सेम यदि जैसे भाजपा यहाँ पर आ गई, कर्नाटक में यदि ये योजनाएं कांग्रेस देगी तो वहां से रिप्लेस नहीं होगी कांग्रेस। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा थोकिया वोट बैंक तैयार हो रहा है जो कि साधन के लिए जब तक पार्टियों के साथ है उसे मुफ्त मिल रहा है, कोई और ज्यादा देगा तो फिर वो वहां जाएगा? देखिए, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि हम जितना पैसा इनको फ्री बांट रहे हैं उस पैसे से हमको रोजगार दे सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो लोकप्रिय योजनाएं हैं जिसमें आप नगद बांटोगे तो नगद वोट मिल जाएगा, तो अब बहुत तत्काल वाला मामला हो गया है और निश्चित तौर पे ये दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस समय कौन चिंता कर रहा है दूरगामी परिणामों की? फिलहाल तो हमें सत्ता में आना है और सत्ता में बने रहने के लिए जो उपयुक्त वो कर रहे हैं। सर नेताओं और पत्रकारों के परस्पर संबंध के बारे में क्या कहना है कि एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे कहा था दरबारी पत्रकार शब्द का उपयोग, क्या आपको लगता है कि हाँ ये बात भी कहीं तक सही है कि पत्रकार दरबारी भी हो सकते हैं? देखिए, मेरे को इस बार 40 साल हो जाएंगे जर्नलिज्म में, और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि पत्रकारों के नेताओं से संबंध होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी वफादारी तो हमारे संबंध सबसे होना चाहिए, और वफादारी हमारी कलम के प्रति। कई बार अब ये जो युग आ गया है इस समय क्या हो गया है कि जितने भी मीडिया घराने हैं वो सब व्यवसायिक घराने हैं, उनके व्यवसायिक हित हैं, और इसके लिए आप केवल पत्रकार को दोष क्यों दो? आप मीडिया घराने के मालिकों को क्यों नहीं बोलते हैं कि मालिक तय करता है ना? आज मुझे बताइए, एक समय जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, पत्रकारिता शुरू की थी, तो हमारे संपादकीय कक्ष में मैनेजमेंट का आदमी घुस नहीं सकता था। मालिक को कोई कहना होता था तो केवल संपादक के केबिन में बुला के बोलते थे, एडिटोरियल मालिक का फोन नहीं आता था। आज स्थिति क्या है? आपके रिपोर्टर मालिकों के आगे पीछे घूम रहे हैं, अखबार मालिकों के। मैंने दैनिक भास्कर में काम किया, रमेश अग्रवाल जी उस समय मालिक थे, उन्होंने कभी रिपोर्टरों को बुला के कुछ नहीं कहा। उन्हें यदि अखबार की पॉलिसी के बारे में कुछ बात करनी होती तो हमारे संपादक महेश जी से बात करते थे, और मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति हमारे एडिटोरियल में घुस नहीं सकता था। अब क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट पूरा एडिटोरियल में घुस गया है, अब एडिटोरियल बन गया है, मतलब प्रबंधन बन गया पूरा की पूरा। तो ऐसे में भांग तो पूरे उसमें गिर चुकी है। ऐसे में पत्रकारिता को जिंदा रखना कोई बहुत आसान काम नहीं है।
ये बात सही है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। मैंने भी मूल धारा की पत्रकारिता इसलिए छोड़ी है कि मुझे पता है कि जब पत्रकारिता राज्य आश्रित हो जाएगी, राज्य से विज्ञापन लेके चलेगी, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारें भी कहेंगी कि साहब हम विज्ञापन तभी आपको देंगे जब आप हमारा प्रचार करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो प्रेस नोट होता है वो खबर नहीं होती है, वो केवल आपका जाहिर सूचना होती है। खबर वो होती है जो छुपाई जाती है, जो बताई जाती है वो खबर नहीं होती है। तो हम तो जो छुपाई जाती है उसके पीछे पड़े हुए हैं, अभी भी 40वां साल है फिर भी लगे हैं। और जैसा आपने कहा है कि मैं भी बहुत सारे नेताओं के साथ बैठता हूँ, और दूसरे दिन नेता बिल्कुल आ जाते हैं कि जब उनके खिलाफ खबर हुआ है कि मेरी खबरों पर तो अखबार मालिक का मोल तोड़ दिया गया, उनका तो 1000 करोड़ का नुकसान किया गया, मेरे इसी मकान जिसमें तुम बैठे हो उसकी नफ्ती कई बार करा दी गई तोड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें खतरे हैं, और ये खतरा हमने खुद बोल लिया है। यदि मैं आपको बता दूं कि आज पत्रकार की जो आय है, इनकम है, उससे ज़्यादा आपके यहाँ सब्जी बेचने वाला कमाता है। आप पता लगा लीजिए, हम आज अखबार में जो तनख्वाह दे रहे हैं अखबार पत्रकारों को, उससे ज़्यादा जब सब्जी वाला कमा रहा है तो हमने खुद सब्जी का धंधा कर देना चाहिए थे। हम डर रहे हैं तो हमने पत्रकारिता को चुना है, तो हमने खतरों को चुना है, हमने जानबूझ के खतरों को चुना है, और हम उसकी कीमत चुका रहे हैं और चुकाएंगे। और लेकिन हम जो जहाँ तक बन सकेगा जल्दी हम करेंगे। जिस दिन हम लगेगा कि हम डर गए हैं उस दिन हम छोड़ देंगे, और फिर कोई दुकान खोलेंगे परचूनी की, या कोई सब्जी का ठेला लगाएंगे। सर, वर्तमान में 9 परीक्षाएं ऐसी हैं प्रदेश में जिनके या तो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है या रिजल्ट आ गया है तो भर्ती नहीं। परीक्षार्थियों का कहना है कि टीसीएस जैसी फेयर कंपनी के साथ सरकार क्यों एग्जाम नहीं कराती, सरकार की इसके पीछे क्या वजह? इस प्रदेश में युवाओं का भविष्य क्या है शासकीय नौकरियों को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि शिवराज जी के अंतिम 3 साल में मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी थी, और ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा चाली थी वैसे सरकार चल रही थी, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और सभी जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके रिजल्ट घोषित करने के लिए, यदि आपने पढ़ा हो, 3 दिन पहले ही अखबार में छपा था उनका बयान कि सभी एजेंसियों को बुलाकर उन्होंने कहा है कि जहां कोई विवाद नहीं उनके रिजल्ट जारी करिए और लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र दीजिए। तो मुझे लगता है कि कुछ चेंज हुआ है मध्य प्रदेश में। अब क्या होता है कि आप एक ही कुर्सी पे यदि 18 साल तक बैठे रहो ना, तो आप भी एक स्थिरता आ जाती है दिमाग में, और क्या जैसा चल रहा है चलने दो। शिवराज जी को बदलने का एक कारण ये भी है कि उनके दिमाग में आ गया था कि मध्य प्रदेश जैसा चल रहा है चलने दो, अधिकारी जैसा चला रहा है चलने दो, मैं तो सीएम हुई। तो ये इसीलिए केंद्र ने उनको बदला है, और नए मुख्यमंत्री अब नए जोश के साथ में काम कर रहे हैं। हमने देखा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में आम जनता से बदतमीजी करने वाले अधिकारियों को 1 मिनट नहीं लगाते और तत्काल हटा रहे हैं। किशोर कर्नल ने बदतमीजी की एक आम आदमी के साथ में, वहाँ बस हादसा हुआ। तो मध्य प्रदेश में यदि एक्शन हो रहा है अधिकारियों पे, क्योंकि लंबे समय से अधिकारी हावी हो गए थे, इन अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए, सबक सिखाने के लिए जो कुछ हो रहा है मैं उससे सहमत हूँ। और नए मुख्यमंत्री की अभी तक का जो 1.5 महीने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनको प्रमाण पत्र देना है, लेकिन नए मुख्यमंत्री ने टेक ऑफ अच्छा किया है, शुरुआत अच्छी है उनकी, और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी स्पीड को बनाए रखेंगे। मैंने कई जगह देखा होगा कि जो स्वयंसेवक थे जिन्होंने संघ की निर्माण में भूमिका निभाई, आज हिंदू संगठन के पुरोधाओं की या उनकी स्थिति आप कहाँ आते हैं? ये बताइए कि उमा भारती को यदि वहाँ अयोध्या में नहीं ज़्यादा महत्व मिला, जो कि वही करने वाली थी, हमने देखा कि जो कहीं नहीं थे वो अंदर थे, और जो खून पसीना बहा रहे थे वो बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि पीएम हमारे की एक नज़र हम पे पड़ जाए। तो ये इसके लिए तो संघ ही जवाब देगा, संघ के पदाधिकारी जवाब देंगे कि इनकी दुर्गति क्यों हो रही है, गति दुर्गति जो भी हो रही है संघ में क्यों हो रही है, ये संघ जवाब देगा। हो सकता है उनकी कुछ गलतियां रही हों, संघ गलती को माफ नहीं करता, संघ का बही खाता जो है ना बड़ा परफेक्ट रहता है। सर, अगला प्रश्न एक धार्मिक है। राम मंदिर जी का बड़ा अच्छा निर्माण हो चुका है, प्रभु श्री राम विराज चुके रामलला। गिरनार जी को लेकर जो है अभी देश में कुछ जैन समाज कुछ अपेक्षाएं रखे हैं मोदी जी से। हमने कुछ जैन बंधुओं से बात करी, उन्होंने कहा भाई गुजरात में कार्यक्रम में मोदी जी आए, उन्होंने ये पूछा कि आप गिरनार जी बात करोगे तो हम ज़्यादा मैं इस कार्यक्रम में नहीं लूँगा। तो आपका क्या कहना है गिरनार जी के विषय में? देखिए, गिरनार की समस्या मोदी जिस दिन चाहेंगे ना, एक मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा की समस्या नहीं है जी, लेकिन मोदी जी जिस दिन तय कर लेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि जब मोदी जी समस्या क्या है, मतलब दर्शक मैं बता रहा हूँ, समस्या ये है कि गिरनार में 5 पर्वत हैं। आप कभी पता नहीं गए कि नहीं गए, मैं कई बार होके आया हूँ।
5 पर्वत हैं जी। पहले पर्वत पर दिगंबर जैन मंदिर भी बना हुआ है, श्वेतांबर दिगंबर मंदिर बना हुआ है और देवी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में अलग अलग टोंकों पे है। तो जो 5वीं टोंक है, जैन समाज ये मानती है, खासकर दिगंबर जैन समाज, कि नेमिनाथ 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए हैं। जी। उनका कल्याण वहीं से हुआ है, वहीं तपस्या करते हुए वो मुक्ति हुई है उनकी। और जबकि वहां में दत्तात्रेय समाज जो है ना, वो ये मानती है कि दत्तात्रेय महाराज ने यहाँ साधना की है। तो पहले वहां पर चरण बने हुए थे, तो दोनों संप्रदाय के लोग उस चरण की पूजा करते थे। दिगंबर समाज के लोग करते थे नेमिनाथ भगवान के रूप में, और वो लोग करते थे अपने अपने दत्तात्रेय भगवान महाराज के रूप में। अब क्या हुआ कि दत्तात्रेय महाराज ने एक तरफा पूरा कब्जा कर लिया, उन्होंने वहाँ मंदिर बना लिया है। जैन समाज के लोग जाते हैं तो उनका टकराव होता है। अब मेरा ये कहना है कि 2 मिनट में इसके समस्या का समाधान हो सकता है। पहाड़ कोई छोटे मोटे नहीं थे, बड़े पहाड़ होते हैं। बड़े पहाड़ पे दोनों को एक स्थान दे दिया जाए, दोनों के रास्ते दे दिए जाए और दोनों को सामंजस्य बैठा दिया जाए तो 2 मिनट का काम है। और अब तो वहाँ पर क्या है कि आप गए नहीं हो, वहाँ पर रोपवे बन गया है, तो पहली टोंक तक रोपवे से जाते हैं नीचे से, और उसके बाद में फिर चढ़ाई शुरू होती है। तो आप 2 सीढ़ी, 1 सीढ़ी है, आप जैन समाज को बोल दीजिए, जैन समाज के पास पर्याप्त पैसा है, वो अपनी सीढ़ी खुद बना लेंगे, अपना रोपवे खुद बना लेंगे। और आप पहाड़ पर एक कोना जैन समाज को दीजिए जहाँ से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, और दत्तात्रेय महाराज भी वहाँ बैठे, तो कोई जैन समाज ने कभी आपत्ति नहीं की है। तो ये तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ये मोदी जी जाने, लेकिन ये तय है मोदी जी नहीं करेंगे तो दूसरा पीएम करेगा, लेकिन जैन समाज की समस्या का हल तो होगा, आगे पीछे होगा, समय लगेगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि गिरनार की समस्या का समाधान तो निकालना ही होगा। सर, अंतिम प्रश्न है, आज आपका समय काफी ले रहा हूँ कि आज बजट आया है, बजट को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं ईमानदारी से बताऊँ, अभी मैं बहुत व्यस्त था, मैंने बजट देखा नहीं है, और बगैर देखे कमेंट करना उचित नहीं होगा। जी सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं राष्ट्रहित की बात। धन्यवाद।